हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन ई पाठशाला चैनल। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे गुप्ता एंड गुप्ता बुक सिविल इंजीनियरिंग का सब्जेक्ट स्टील स्ट्रक्चर। इस वीडियो में हम कवर करेंगे फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 211 टू क्वेश्चन नंबर 220। ये क्वेश्चंस हेल्प करेंगे स्टेट पीएससी एग्ज़ाम में एंड एसएससी जेई एग्ज़ाम में। स्टार्ट करते हैं फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 211। In the simplified design of angle iron purlins, which one of the following assumptions would not be valid? एंगल आयरन पर्लिन में कौन सा एजम्पशंस वैलिड नहीं है, ये आपको बताना है कौन सा वैलिड नहीं होगा। ठीक है, तो पर्लिन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस थे, वो हमने इस डिज़ाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर की सीरीज़ में हमने देख लिए हैं। ठीक है, डिस्कस किए हैं। यहाँ पर इसके कुछ एजम्पशंस हम देख लेते हैं। एंगल आयरन पर्लिन इज अनसिमेट्रिकल अबाउट बोथ एक्सिस। ठीक है, जो एंगल होता है वो दोनों एक्सिस से क्या होगा, अनसिमेट्रिकल होगा। पर्लिन्स आर प्लेस्ड ओनली एट पैनल पॉइंट्स टू अवॉइड बेंडिंग इन द टॉप कोर्ट्स ऑफ रूफ ट्रसेस। पर्लिन को हम, ये ट्रस है, तो इस ट्रस में जो पैनल पॉइंट्स होते हैं, मतलब जो जॉइंट्स होंगे, वहाँ पर हम पर्लिन को प्लेस करते हैं, जिससे कि क्या होगा कि पर्लिन के नीचे जो मेंबर होता है, जिसको कि हम टॉप कॉर्ड ऑफ रूफ ट्रस कहते हैं, उसमें बेंडिंग नहीं आएगा। ये जॉइंट पे रखेंगे तो लोड ट्रांसफर हो जाएगा इस स्ट्रट से। स्लोप ऑफ द रूफ ट्रस इज लेस देन 30 डिग्री। ये रूफ ट्रस का जो स्लोप होगा वो 30 डिग्री से कम होना चाहिए, मतलब 30 डिग्री से एक्सीड नहीं होना चाहिए, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। द वर्टिकल लोड्स, विंड लोड्स इज एज्यूम्ड टू एक्ट नॉर्मल टू द रूफ ट्रस। जो वर्टिकल लोड होता है वो कैसे लगेगा, इस रूफ ट्रस के नॉर्मल। एंड ग्रेविटी लोड पास थ्रू सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ पर्लिन सेक्शन। जो पर्लिन सेक्शन होगा उसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी से ग्रेविटी फोर्स पास होगा। हेंस द पर्लिन सेक्शन इज सब्जेक्टेड टू ट्विस्टिंग इन एडिशन ऑफ बेंडिंग। तो ये अनसिमेट्रिकल बेंडिंग है यहाँ पर। ठीक है, अनसिमेट्रिकल एक्सिस है, तो यहाँ पर ट्विस्टिंग होगी इन एडिशन ऑफ बेंडिंग, और इस प्रकार की बेंडिंग को हम कहते हैं अनसिमेट्रिकल बेंडिंग। द बेंडिंग मोमेंट अबाउट माइनर एक्सिस इज नेग्लेक्टेड। माइनर एक्सिस का हम कंसिडर नहीं करेंगे, हम किसका कंसिडर करते हैं, मेजर एक्सिस, जहाँ पर बेंडिंग मोमेंट ज़्यादा होगा। बेंडिंग मोमेंट इन अ पर्लिन मे बी टेकन एज WL/10 वेल W इज टोटल डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। टोटल डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है। ठीक है, अगर UDL होगा तो यहाँ पर W इंटू L हो जाएगा, कैपिटल W। तो बेंडिंग मोमेंट क्या हो जाएगा, WL²/10 इंक्लूडिंग विंड लोड। W क्या होगा, इंक्लूडिंग विंड लोड है। अंडर द कैलकुलेटेड बेंडिंग मोमेंट द अलाउएबल बेंडिंग स्ट्रेस इज टेकन विदाउट लेटरल इनस्टेबिलिटी इफेक्ट इनटू अकाउंट। जो पर्लिन होता है वो लेटरली स्टेबल होता है। ठीक है, कैसे स्टेबल होगा, क्योंकि जो शीट, रूफ शीट होती है, वो उसको लेटरली सपोर्ट प्रोवाइड करती है पर्लिन को, इसलिए जो उस पर अलाउएबल बेंडिंग स्ट्रेस होगी उसको हम रिड्यूस नहीं करते हैं। ठीक है, उसको पूरा हम कंसिडर कर लेंगे। फॉर डिजाइनिंग पर्लिन्स लिमिटिंग डिफ्लेक्शन कंडीशन फॉर बीम्स इज नॉट अप्लाइड। जो बीम में लिमिटिंग डिफ्लेक्शन कंडीशंस होती है, ठीक है, कैंटिलीवर के लिए, सिंपली सपोर्टेड के लिए, कंटिन्यूस बीम के लिए, जो हम लिमिटिंग डिफ्लेक्शन कंडीशंस होती है बीम के लिए, वो अप्लाई नहीं करेंगे पर्लिन में। तो ये पर्लिन से रिलेटेड सारे पॉइंट्स हमने डिस्कस कर लिए हैं। क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन 211 में आपको एजम्पशंस बताना है। तो ऑप्शन ए, लोड कंपोनेंट एक्टिंग नॉर्मल टू द स्लोप इज कंसिडर्ड, करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट, बेंडिंग मोमेंट अबाउट द माइनर एक्सिस इज कंसिडर्ड। कंसिडर नहीं करते, हम क्या करते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं। अलाउएबल बेंडिंग स्ट्रेस इज नॉट रिड्यूस्ड, हम रिड्यूस नहीं करते हैं, क्योंकि जो पर्लिन होता है वो लेटरली वहाँ पर सपोर्ट उसको रूफ शीट से मिल जाता है, इसलिए बेंडिंग स्ट्रेस को रिड्यूस नहीं करते हैं, ये भी करेक्ट होगा। स्लोप ऑफ द रूफ शुड नॉट एक्सीड 30 डिग्री, 30 डिग्री से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ये भी करेक्ट। तो आपको क्वेश्चन में पूछा गया है कि नॉट बी वैलिड, कौन सा वैलिड नहीं होगा, ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। ये हमने सारे पॉइंट पर्लिन से रिलेटेड हमने कवर किए हैं।
ठीक है, कोई भी क्वेश्चन अगर आएगा तो ये आप कर सकते हो इजीली। इसमें आप बेंडिंग मोमेंट का फॉर्मूला भी याद रख लेना। ये पर्लिन आप देखोगे यहाँ पर ये एंगल शेप में है, चैनल, आई सेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 212, टाइप ऑफ कनेक्शन और लिस्ट सेकंड में दिया है टाइप ऑफ बीम्स। ठीक है, तो टाइप ऑफ कनेक्शन हम देख लेते हैं, एक एक को समझते हैं। पहला होता है फ्लेक्सिबल और सिंपल कनेक्शन टू परमिट लार्ज एंगल्स ऑफ रोटेशन एंड टू ट्रांसमिट नेग्लिजिबल मोमेंट। तो इसका एग्जाम्पल हम देख सकते हैं, एग्जाम्पल होगा जो हिंज सपोर्ट होता है या पिन जॉइंट होता है, वो एग्जाम्पल हो जाएगा फ्लेक्सिबल और सिंपल कनेक्शन का। तो उस केस में क्या होगा कि एंगल तो होगा, ये अगर हिंज सपोर्ट है या पिन सपोर्ट है तो इस सपोर्ट पे एंगल तो होता है, ठीक है, बट ये मोमेंट को ट्रांसमिट नहीं करता है। तो हम देख लेते फ्लेक्सिबल, ऑप्शन सी लिस्ट 1 में फ्लेक्सिबल कनेक्शन। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, टू परमिट लार्ज एंगल्स ऑफ रोटेशन एंड टू ट्रांसमिट नेग्लिजिबल मोमेंट 1। नेक्स्ट कनेक्शन, रिजिड और फ्रेम्ड कनेक्शन when a beam is connected to a beam or extension by means of two angles riveted to them। अगर बीम को हम कनेक्ट करते हैं दो एंगल से, ठीक है, तो उसको हम क्या कहेंगे, रिजिड और फ्रेम्ड कनेक्शन, जिसमें कि मोमेंट ट्रांसमिट होता है बट एंगल उसमें नहीं होगा। एग्जाम्पल रिजिड कनेक्शन जिसको हम कहते हैं। रिजिड में क्या होता है, एंगल जो रोटेशन होता है वो ज़ीरो होगा, ठीक है, रोटेशन कितना होता है, ज़ीरो, और मोमेंट वो मैक्सिमम ट्रांसमिट कर सकता है, फिक्स सपोर्ट या रिजिड और फ्रेम्ड कनेक्शन। तो ये फ्रेम्ड कनेक्शन बी, इसका करेक्ट क्या हो जाएगा, व्हेन अ बीम इज कनेक्टेड टू अ बीम और एक्सटेंशन बाय मींस ऑफ टू एंगल्स रिवेटेड टू देम 4। एक होता है सीटेड कनेक्शन। सीटेड कनेक्शन में क्या होगा कि दो एंगल तो कनेक्ट होंगे बट एक एंगल तो शॉप में ही रिवेट किया जाता है, ठीक है, बॉटम वाला, और टॉप में जो एंगल कनेक्ट करेंगे उसको फील्ड पे रिवेट करते हैं, तो वो होता है सीटेड कनेक्शन। डी के लिए करेक्ट क्या हो जाएगा, सी, व्हेन अ बीम इज कनेक्टेड टू अ बीम और एक्सटेंशन बाय मींस ऑफ एन एंगल एट द बॉटम ऑफ द बीम विच इज शॉप रिवेटेड टू द बीम एंड एन एंगल एट टॉप ऑफ विच इज फील्ड रिवेटेड। ठीक है, सीटेड कनेक्शन के लिए क्या हो जाएगा, थर्ड। अब ये लास्ट बचा है सेमी रिजिड कनेक्शन, इसके लिए होगा सेकेंड। सेमी रिजिड में क्या होता है, टू अलाउ स्मॉल एंड रोटेशन एंड ट्रांसमिट एप्रिसिएबल मोमेंट। मतलब रोटेशन तो बहुत कम वो अलाउ करता है बट मोमेंट को ट्रांसमिट कर सकता है, वो सेमी रिजिड कनेक्शन होगा। तो करेक्ट क्या हो जाएगा, 2413, 2413 ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो वीडियो थोड़ा लेंदी बनेगा बट इससे क्या होगा कि आपकी जो 4 ऑप्शन है वो भी पूरे क्लियर हो जाएंगे, और इससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चंस आता है तो वो भी आप अटेम्प्ट कर सकते हो, इसलिए हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 213, फॉर 2 प्लेट्स ऑफ इक्वल थिकनेस, 2 प्लेट है, दोनों की थिकनेस बराबर है, फुल स्ट्रेंथ ऑफ फ्लैट वेल्ड कैन बी एंश्योर्ड इफ इट्स मैक्सिमम साइज फॉर स्क्वायर एज इज लिमिटेड। फ्लैट वेल्ड की मैक्सिमम साइज कितना हो सकता है जिससे कि उसकी स्ट्रेंथ कितनी हो जाए, फुल। तो ये आईएस कोड से हम देख लेते हैं, आईएस कोड में दिया हुआ है 800 2000 में 2 कंडीशन है, वेयर अ फ्लैट वेल्ड इज अप्लाइड टू स्क्वायर एज में, और सेकेंड में आएगा वेयर द फ्लैट वेल्ड इज अप्लाइड टू द राउंडेड टो और रोल्ड सेक्शन। तो पहली कंडीशन में स्क्वायर एज की कंडीशन में क्या हो जाएगा, जो मैक्सिमम साइज होगा फ्लैट वेल्ड का एटलीस्ट 1.5 mm लेस देन द एज थिकनेस। जो एज थिकनेस है, ये जो प्लेट है, प्लेट की जितनी थिकनेस होगी उससे 1.5 mm कम होना चाहिए साइज ऑफ फ्लैट वेल्ड। क्वेश्चन में आपको स्क्वायर एज पूछा गया है तो इसके लिए ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, 1.5 mm लेस देन द थिकनेस। और सेकेंड केस में क्या होगा, द स्पेसिफाइड साइज ऑफ वेल्ड शुड जनरली नॉट एक्सीड 3/4 ऑफ द थिकनेस। थिकनेस के 3/4 टाइम्स मीन्स 75%, 75% ऑफ थिकनेस, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, नॉट ग्रेटर देन।
तो ये सी वाला जो ऑप्शन है ये किसके लिए हो जाएगा, राउंडेड एज के लिए या रोल्ड सेक्शन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 214, अ फिक्स्ड बीम इज शोन इन फिगर, द प्लास्टिक फेलियर लोड फॉर दिस बीम इज। प्लास्टिक फेलियर लोड आपको पूछा गया है, फिक्स्ड बीम में एक लोड दिया हुआ है यहाँ पर L/3 डिस्टेंस पे है, इस एंड से लेफ्ट एंड से। दो सेक्शन है यहाँ पर, एक सेक्शन की प्लास्टिक मोमेंट कैपेसिटी 2 MP है, सेकेंड की MP है। ये क्वेश्चन भी हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, उसमें क्या डिफरेंस था, वहाँ पर एक जो लोड था वो सेंटर में था, ठीक है। ये जो P लोड कहाँ पर दिया गया था, सेंटर में। तो वही प्रोसीजर होगी सेम। पहले हम क्या करेंगे, डिग्री ऑफ स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी निकालेंगे, वो कितनी होगी, ये मैंने आपको लास्ट जो वीडियो था उसमें हमने डिस्कस किया था, उसमें आप देख लीजिए। फिक्स्ड बीम के लिए डिग्री ऑफ स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी होती है 2। अब हमें बीम की जो कोलैप्स कंडीशन होती है मैकेनिज्म के लिए, नंबर ऑफ प्लास्टिक हिंज कितने लगेंगे, नंबर ऑफ प्लास्टिक हिंजेस कितने रिक्वायर्ड होंगे फॉर मैकेनिज्म, वो होंगे डिग्री ऑफ स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी +1। मतलब 3 प्लास्टिक हिंज की आवश्यकता होगी बीम को मैकेनिज्म में कन्वर्ट करने के लिए। तो यहाँ पर 2 कंडीशन हो सकती है। पहली कंडीशन फर्स्ट और सेकेंड हिंज, ये दोनों तो एंड पे बनेंगी, क्योंकि एंड पे बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम होता है। तो जहाँ पर मोमेंट मैक्सिमम होगा वहाँ पर प्लास्टिक हिंज पहले बनेगा, वहाँ पर प्लास्टिक हिंज का फॉर्मेशन फर्स्ट पहले होगा। तो दोनों एंड पे पहले प्लास्टिक हिंज बना। अब तीसरा प्लास्टिक हिंज कहाँ पर बन सकता है, तो एक कंडीशन तो हो सकती है कि अंडर दी लोड, यहाँ पर बन गया प्लास्टिक हिंज, ये फर्स्ट कंडीशन है। सेकेंड कंडीशन में क्या हो सकता है, सेकेंड कंडीशन में प्लास्टिक हिंज इस जंक्शन पे बन जाए जहाँ पर प्लास्टिक मोमेंट कैपेसिटी चेंज हो रही है, ठीक है। तो ये सेकेंड कंडीशन है। ये बीम है, लोड L/3 पर P लोड लग रहा है। तो पहली कंडीशन तो ये होगी, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड, ये 3 प्लास्टिक हिंज है। सेकेंड कंडीशन ये लोड और ये सेंटर है, ठीक है। तो जहाँ पर सेक्शन चेंज हो रहा है वहाँ पर प्लास्टिक हिंज बन सकता है। 2 कंडीशन है, दोनों कंडीशन से हम निकालेंगे कोलैप्स लोड, और जिस भी कंडीशन से कोलैप्स लोड की वैल्यू मिनिमम आएगी उस लोड को हम कंसिडर करेंगे, उस लोड पे बीम कोलैप्स हो जाएगी जो मिनिमम होगा, ठीक है। हम ये वाली कंडीशन पहले डिस्कस कर लेते हैं। ये कितना होगा, L/2 और ये है L/2। मतलब प्लास्टिक हिंज कहाँ पर फॉर्मेशन हो रहा है, सेंटर में। तो एंगल क्या हो जाएंगे, एंगल बराबर होंगे, ये भी थीटा है, ये भी थीटा है, यहाँ पर भी थीटा होगा, ये भी थीटा है। अब मोमेंट कैपेसिटी हम देख लेते हैं। मोमेंट कैपेसिटी में क्या होगा, ये सेक्शन 2 MP है, तो यहाँ पर प्लास्टिक मोमेंट कैपेसिटी 2 MP, इस एंड पे MP। अब सेंटर में देख लेते हैं। तो ये जो सेंटर वाला जो फॉर्मेशन हो रहा है हिंज सेंटर में, यहाँ पर प्लास्टिक मोमेंट कैपेसिटी कितनी होगी, MP या 2 MP, इन दोनों में से जो मिनिमम होगा वो इसकी कैपेसिटी होगी इस सेक्शन की। तो क्या होगी सेक्शन की कैपेसिटी, MP। यहाँ पर भी MP होगा और ये भी MP। ये डिफ्लेक्शन है डेल्टा, लोड के अंडर में, हमें लोड के अंडर में निकालना है डिफ्लेक्शन। वर्चुअल वर्क मेथड क्या होती है, वर्क डन एक्सटर्नल बराबर वर्क डन इंटरनल। तो एक्सटर्नल वर्क डन कितना होगा, लोड इनटू डिफॉर्मेशन या डिफ्लेक्शन डेल्टा, और इंटरनल में हो जाएगा मोमेंट इनटू रोटेशन। इस एंड पे कितना होगा, 2 MP थीटा प्लस सेंटर में MP प्लस थीटा प्लस MP इंटू थीटा प्लस MP इंटू थीटा, ये सेंटर में, और राइट एंड पे MP इंटू थीटा। अब डेल्टा कितना होगा, डेल्टा हम देख लेते हैं। तो थीटा किसके बराबर हो जाएगा, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय ये कितना है, L/3।
मतलब जो लोड है उसकी एंड से डिस्टेंस कितनी, L/3। परपेंडिकुलर अपॉन बेस थीटा L/3 ये होगा डेल्टा के बराबर। P इंटू डेल्टा, डेल्टा की जगह हम रख देते हैं थीटा L/3। इसको ऐड करेंगे तो कितना होगा, 2 3 4 5 MP थीटा। कॉलेप्स लोड होगा 15 MP/L। ये पहली कंडीशन है। सेकेंड कंडीशन में क्या होगा, सेकेंड कंडीशन में आपको अंडर द लोड में प्लास्टिक हिंज फॉर्मेशन हो रहा है, इस केस में आपको निकालना है। ये लोड P है, ये आपको करना है लोड P L/3, ये कितना हो जाएगा 2L/3, ये डेल्टा। अब यहाँ पर क्या होगा, जो हिंज का फॉर्मेशन हो रहा प्लास्टिक हिंज वो सेंटर में नहीं है, तो ये एंगल भी अलग अलग होंगे, ये थीटा होगा और ये अल्फ़ा होगा, तो ये भी थीटा हो जाएगा और ये अल्फ़ा। मोमेंट कितना होगा, मोमेंट यहाँ पर 2 MP, ये MP। अब अगर लोड हम जो लोड देखते हैं तो लोड पर अगर प्लास्टिक हिंज हो रहा है तो यहाँ पर मोमेंट कितना होगा, प्लास्टिक मोमेंट 2 MP के बराबर। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, ये भी 2 MP और ये भी 2 MP। तो इसको आपको सॉल्व करना है और इसके लिए जो प्लास्टिक मोमेंट को हम जब सॉल्व करेंगे इस मैकेनिज्म को, तो जो कॉलेप्स लोड होगा वो होगा 16.5 MP/L। इन दोनों में से जो मिनिमम होगा उस पर बीम कॉलेप्स हो जाएगी। तो मिनिमम कितना है, 15 MP/L। क्वेश्चन नंबर 214 ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, डिटेल में हमने डिस्कस किया है, तो इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो आप इजीली उसको सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 215, द हाइट एट विच विंड फोर्स एक्ट ऑन अ मूविंग व्हीकल ऑन अ ब्रिज डेक इज। हाइट आपको बताना है जहाँ पर कि विंड फोर्स एक्ट होगा किसी भी मूविंग व्हीकल पे। तो लेटरल विंड फोर्स अगेंस्ट एनी एक्सपोज्ड मूविंग लाइव लोड व्हीकल शेल बी कंसिडर्ड एट एक्टिंग 1.5 मीटर अबाउट द रोडवे। जो रोडवे है उससे 1.5 मीटर ऊपर विंड फोर्स लगेगा, ऑप्शन बी करेक्ट। विंड लोड फॉर हाईवे ब्रिज इज ऑर्डिनरी कंडीशन इज कंसिडर्ड 300 kg/मीटर। इसकी वैल्यू भी आप याद रख सकते हो, विंड लोड की ऑर्डिनरी कंडीशन में कितनी होगी, 300 kg/मीटर। करेक्ट क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 216, रेकिंग फोर्स ऑन अ स्टील रेलवे ब्रिज इज ड्यू टू। स्टील रेलवे ब्रिज में जो रेकिंग फोर्स होता है वो किसके कारण होता है, ऑप्शन ए ट्रैक्टिव इफेक्ट ऑफ द ड्राइविंग व्हील, ब्रेकिंग इफेक्ट, रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द बियरिंग टू द मूवमेंट ऑफ रोलर एंड ऑप्शन डी लेटरल मूवमेंट ऑफ ट्रेन व्हेन मूविंग ऑन स्ट्रेट ट्रैक। Due to small lateral movements of train even when moving on straight track, lateral forces are applied by the train to the track। क्या होता है कि जब ट्रेन स्ट्रेट ट्रैक में मूव कर रही है तो वो कुछ लेटरल डायरेक्शन में भी उसका मूवमेंट होते रहता है। ठीक है, जो ट्रेन है स्ट्रेट ट्रैक पे जब मूव करती है तो लेटरल में भी उसका मूवमेंट होता है, तो वो उस ट्रैक पे लेटरल डायरेक्शन में जो ब्रिज होगा उसकी लेटरल डायरेक्शन में भी फोर्स लगाता है, तो उसको हम कहते हैं रेकिंग फोर्स। दिस हॉरिजॉन्टल लोड रेकिंग फोर्स जिसको कहेंगे इज टेकन इक्वल टू 5.88 kN/मीटर एंड ट्रीटेड एज अ मूविंग लोड। ठीक है, आपको क्वेश्चन में पूछा है कि रेकिंग फोर्स जो होता है स्टील रेलवे ब्रिज में वो किसके कारण होता है, तो वो ट्रेन के कारण होगा, लेटरल मूवमेंट ऑफ द ट्रेन व्हेन मूविंग ऑन स्ट्रेट ट्रैक, ऑप्शन डी इज करेक्ट। जब ट्रेन स्ट्रेट ट्रैक में मूव कर रही है तो उससे लेटरल डायरेक्शन में मूवमेंट लगेगा वो रेकिंग फोर्स कहलाएगा। क्वेश्चन नंबर 217, फॉर अ कंपोजिट स्टील बीम एंड आरसीसी स्लैब फ्लोर कंस्ट्रक्शन। एक स्टील बीम है और एक आरसीसी स्लैब है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, कंपोजिट कंस्ट्रक्शन कहलाएगा। तो इससे रिलेटेड आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं।
ये शियर कनेक्टर्स तो हम तो पढ़ चुके हैं लास्ट वीडियो में भी। शियर कनेक्टर्स प्रिवेंट सेपरेशन बिटवीन स्टील गर्डर एंड इन सिटू कॉन्क्रीट स्लैब बाय ट्रांसफरिंग हॉरिजॉन्टल शियर अलोंग कॉन्टैक्ट सरफेस विदाउट स्लिप। शियर कनेक्टर्स क्या करता है कि जो कंपोजिट कंस्ट्रक्शन होता है, मतलब एक स्टील और एक हमने कॉन्क्रीट, दो अलग अलग मटेरियल का यूज़ किया है, तो उसके बीच में हम शियर कनेक्टर्स लगा देते हैं। ठीक है, तो शियर कनेक्टर्स क्या करता है, उसको स्लीप होने से बचाता है, इन दोनों की सरफेस को स्लीप होने से बचाता है। ठीक है, और ट्रांसफ़र करता है हॉरिजॉन्टल शियर। Thus, they are important structural element for composite steel beam and RCC slab for फ्लोर कंस्ट्रक्शन। तो ये एक इम्पोर्टेंट एलिमेंट होता है फ्लोर कंस्ट्रक्शन के लिए। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 217 ऑप्शन डी करेक्ट होगा। शियर कनेक्टर्स आर प्रोवाइडेड टू डेवलप द कंपोजिट एक्शन। कंपोजिट एक्शन को डेवलप करने के लिए हम शियर कनेक्टर्स प्रोवाइड करते हैं। ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 218 अकॉर्डिंग टू इंडियन रेलवे बोर्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ स्टील गर्डर्स ऑफ सिंगल ट्रैक स्पान फॉर मीटर ब्रॉड गेज द इम्पैक्ट फैक्टर फॉर अ स्पान ऑफ 6 मीटर। इंडियन रेलवे बोर्ड के अकॉर्डिंग आपको बताना है कि स्टील गर्डर है, सिंगल ट्रैक है, और गेज कौन सा है, मीटर गेज है या ब्रॉड गेज है, दोनों कंडीशन में इम्पैक्ट फैक्टर कितना होगा यदि स्पान कितना है 6 मीटर। तो इम्पैक्ट फैक्टर या उसको कहा जाता है कोएफिशिएंट ऑफ डायनेमिक ऑगमेंट CDA और इम्पैक्ट फैक्टर फॉर ब्रॉड गेज एंड मीटर गेज दोनों के लिए सेम फॉर्मूला है विथ सिंगल ट्रैक इज। ब्रॉड गेज का मतलब क्या हो जाएगा, उसकी विड्थ कितनी होती है 1.676 मीटर, और मीटर गेज में होगा 1 मीटर। ठीक, और एक होता नैरो गेज, नैरो गेज में 0.762 मीटर। ये हम जब रेलवे अब स्टार्ट करेंगे, ठीक है, रेलवे इंजीनियरिंग सब्जेक्ट, उसमें हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये ब्रॉड गेज और मीटर गेज के लिए सेम फार्मूला होता है इम्पैक्ट फैक्टर का, प्लस इम्पैक्ट फैक्टर फार्मूला होगा 0.15 प्लस 8 डिवाइडेड बाई 6 प्लस एस 6 प्लस एल यहाँ पर स्पान है, और इसकी वैल्यू इम्पैक्ट फैक्टर की नॉट ग्रेटर देन 1 से ज़्यादा नहीं होती है। तो यहाँ पर ऑप्शन आपकी ये दो तो वैसे ही एलिमिनेट हो जाएंगे। अब हम वैल्यू रख देते हैं, यहाँ पर स्पान आपको दिया हुआ है 6 प्लस 6, इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आएगा 0.82। ठीक है, ऑप्शन क्या है 0.5 0.75। तो करेक्ट क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये किसके नियर है 0.75 के। ऑप्शन बी इज करेक्ट। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 219 इन अ कंपोजिट कंस्ट्रक्शन। वापस कंपोजिट कंस्ट्रक्शन है, ठीक है, तो इसको आप डिटेल में समझ लो, वैसे मैं आपको समझा चुका हूँ, एक बार और हम समझ लेते हैं। कंपोजिट कंस्ट्रक्शन में क्या होता है कि दो मटेरियल का यूज़ करके कंपोजिट बनाते हैं, कंपोजिट कंस्ट्रक्शन कहलाता है। तो दो मटेरियल जब यूज़ करते हैं तो वहाँ पर हम शियर कनेक्टर का यूज़ करते हैं। ठीक है, और जो शियर कनेक्टर्स होता है उसका काम क्या होता है कि शियर फोर्स को ट्रांसफ़र करना, और उस दोनों मटेरियल की जो सरफेस होती है, कनेक्टिंग सरफेस होती है, उसको स्लिप होने से भी वो प्रिवेंट करता है। द कनेक्शन बिटवीन अ रेनफोर्स्ड कॉन्क्रीट स्लैब एंड RSJ ऑन विच द स्लैब इज रेस्टिंग आर डिज़ाइन फॉर। तो कंपोजिट कंस्ट्रक्शन डिज़ाइन किसके लिए हो जाएगा, शियर फोर्स के लिए। RSJ का मतलब होता है अ रोल्ड स्टील जॉइस्ट is a common type of beam used for structural steel work. It is also known as I-beam. ठीक है, RSJ क्या होगा, rolled steel joist. Shear connectors are prevented separation between steel girder and in situ concrete slab by transferring horizontal shear along contact surface without slip. जो उनकी जो contact surface होती है दोनों मटेरियल की, उसके बीच में हम shear connectors लगा देते हैं जो shear force को ट्रांसफ़र करता है। तो हम डिज़ाइन किसके लिए करेंगे, शियर फोर्स के लिए। ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 220 लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। अ प्रोप्ड कैंटिलीवर ऑफ स्पान एल इज सब्जेक्टेड टू अ कॉन्सनट्रेटेड लोड एट मिड स्पान।
इफ MP इज प्लास्टिक मोमेंट कैपेसिटी ऑफ द बीम देन द वैल्यू ऑफ द कोलैप्स लोड विल बी। प्रोप्ड कैंटिलीवर बीम है, ये कैंटिलीवर और ये हो जाएगी प्रोप्ड कैंटिलीवर। स्पान दिया होगा L। अ कॉन्सेंट्रेटेड लोड एट मिड स्पान पे एक कॉन्सेंट्रेटेड लोड है P, ये L/2, ये L/2। इफ़ MP इज प्लास्टिक मोमेंट कैपेसिटी, अगर पूरी जो बीम है उसकी प्लास्टिक मोमेंट कैपेसिटी कितनी MP, तो आपको कोलैप्स लोड बताना है। स्टेप 1 में हम क्या करते हैं, स्टेप 1 में हम करते हैं डिग्री ऑफ स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी कैलकुलेट। डिग्री ऑफ स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर नंबर ऑफ अननोन का पता करेंगे। नंबर ऑफ अननोन कितने हैं, वर्टिकल लोड है तो 2 तो वर्टिकल रिएक्शन हो जाएगी, एक यहाँ पर होगी और एक प्रोब्ड एंड पे, एक मोमेंट यहाँ पर होगा। ये प्रोब्ड कैंटिलीवर है तो यहाँ पे तो मोमेंट 0 होगा, ठीक है। टोटल अननोन कितने हो जाएंगे, 3। नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशन हमारे पास, समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्स इक्वल्स टू 0, समेशन ऑफ मोमेंट इक्वल्स टू 0, तो 2 हमारे पास इक्विलिब्रियम इक्वेशन है। डिग्री ऑफ स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी कितनी हो गई है, 1। अब मैकेनिज्म के लिए नंबर ऑफ प्लास्टिक हिंज कितने होंगे, DS + 1, 1 + 1। नंबर ऑफ प्लास्टिक हिंज कितने होंगे, 2। अब 2 कहाँ पर हो सकते हैं, एक तो इस फिक्स्ड एंड पे, प्रोप्ड कैंटिलीवर है तो ये तो यहाँ पर प्लास्टिक मोमेंट नहीं होगा क्योंकि इसकी जो मोमेंट कैपेसिटी होगी वो 0 होगी। तो 2 कहाँ पर बनेंगे, एक फिक्स्ड एंड पे और एक अंडर द लोड। ये फिक्स्ड एंड पे और एक अंडर द लोड, ये अंडर द लोड। लोड कहाँ पर, सेंटर पे, सेंटर पे। इसका मतलब जो एंगल है वो दोनों क्या होंगे, सेम होंगे, थीटा थीटा। ये भी थीटा होगा, ये भी थीटा। वर्चुअल वर्क मेथड, एक्सटर्नल वर्क डन किसके बराबर हो जाएगा, इंटरनल वर्क डन के। प्लास्टिक मोमेंट कैपेसिटी तो MP दी हुई है आपको, एक्सटर्नल वर्क डन कितना हो जाएगा, लोड इनटू ये जो डिफ्लेक्शन हो रहा है यहाँ पर डेल्टा, बराबर इस एंड पे इंटरनल वर्क डन होगा मोमेंट इनटू रोटेशन प्लस सेंटर पे कितना हो जाएगा, MP थीटा प्लस MP थीटा। और प्रोड पे तो नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर मोमेंट नहीं होगा। डेल्टा कितना हो जाएगा, थीटा इक्वल्स टू डेल्टा बाई L/2, थीटा L/2 इक्वल्स टू डेल्टा। डेल्टा की वैल्यू रख देते हैं, थीटा L/2, ये कितना हो जाएगा, MP 1 2 3, 3 MP थीटा, थीटा से थीटा कैंसिल, तो कोलैप्स लोड आ जाएगा यहाँ पर 3 × 2 6 MP/L। सिंपल क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 220, आंसर क्या आ जाएगा, C। ठीक है, 10 क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हैं। अब इसके बाद स्टील स्ट्रक्चर का लास्ट पार्ट है, उसमें हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 221 से क्वेश्चन नंबर 231। ये हमारी स्टील कंप्लीट हो जाएगी। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, कुछ डाउट हो तो वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो मिल सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।